ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो यार शुरू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में बहुत सारे एग्जाम्स में तो एक अलग सब्जेक्ट होता है, इंडिया यूएस रिलेशन। इसको भी पढ़ना बहुत अच्छा टाइम क्यों है? क्योंकि यूएसए में रिसेंटली पॉलिटिकली इलेक्शंस हुए, सरकार बनी और चीज़ें बहुत हद तक चेंज होंगी। एक बड़ी अजीब चीज़ पता है क्या है? इंडियंस ट्रंप के आने से खुश हैं, पता नहीं क्यों, कोई रीजन समझ ही नहीं लग रहा, पर खुश हैं। आपको मैं दिखाऊंगा, ये मैं चीज प्रूव करूंगा खुश क्यों है, दिखता है ये, पर समझ नहीं लग रहा क्यों। ठीक है, इंडिया और यूएसए के रिश्ते की अगर हम पुरानी बात करें तो आपको पता होगा इंडिपेंडेंस के बाद यूएसए बहुत इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया में, क्योंकि इंडिया का ज्यादा झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। ये चीज हम टिल 1999 कारगिल वॉर भी देखते हैं कि यूएसए का झुकाव ज्यादा पाकिस्तान की तरफ ही था। कारगिल वॉर वो टिपिंग पॉइंट था जब यूएसए ने बोला नहीं, पाकिस्तान पहले खुद अटैक करता है, हमें आके बोलता है कि हम नहीं जानते वहां कौन है, और फिर बाद में खुद मान जाता है कि कारगिल में हमारी फौज थी। यूएसए ने एकदम से अपना रिलेशन इंडिया की तरफ पूरा ही बदल दिया आफ्टर कारगिल वॉर। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि यूएसए को फिर से पलटी मारनी पड़ती है। इस बार क्या होता है, यूएसए पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक होता है 2001 में, और अब यूएसए को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है ताकि वो अफगानिस्तान को इन्वेड कर सके। पर यूएसए को एक और बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जिस ओसामा बिन लादेन को वो अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे, वो इन दी एंड पाकिस्तान में मिलता है, और पाकिस्तानी सरकार बोलती है हमें कुछ नहीं पता था। आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ओसामा बिन लादेन एक ऐसे शहर में था जिसका नाम था एबटाबाद। ये वो शहर था जैसे हमारे लिए हमारा खड़क वासला। क्या है खड़क वासला में इंडिया में? नेशनल डिफेंस एकेडमी। पाकिस्तान की डिफेंस एकेडमी थी एबटाबाद में, जहां वो रहता था उससे थोड़ी सी दूरी पे। बाद में बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इस बात को भी मानते हैं कि हमें पता तो था, पर हम यूएसए को कैसे दे रहे थे। पता है यूएसए को ओसामा बिन लादेन ढूंढना कितने का पड़ा था? इंडिया की एक साल की नॉमिनल जीडीपी कितनी है? $4 ट्रिलियन। यूएसए को अफगानिस्तान की जंग पड़ी थी $23 ट्रिलियन की, और फिर ओसामा बिन लादेन मिलता है एबटाबाद पाकिस्तान में। वो एक ऐसी चीज थी ना, यूएसए ने कसम खा ली कि पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं करना। जब जब हमने भरोसा किया, कहीं ना कहीं हमें वापस गलत चीजें मिली। ठीक है, आज इंडिया और यूएसए के रिलेशन इतने प्यारे क्यों दिखते हैं? इसके पीछे रीजन है, यूएसए के पास कंपनीज हैं, हमारे पास लोग हैं। यूएसए की कंपनीज का बिना इंडियंस के गुजारा है ही नहीं। सबसे क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, कोको कोला। कोको कोला क्या बेच रहा है? मीठा पानी। महंगा बेच नहीं सकते, फोन होता तो महंगा बेच लेते, बाइक होती तो महंगा बेच लेते, मीठा पानी कितना ही महंगा बेच लोगे। मतलब कोको कोला को बहुत अमीर लोग नहीं चाहिए, कोको कोला को सिर्फ लोग चाहिए। यूएसए में कितने? 34 करोड़। हमारे पास कितने? 145 करोड़। तो कोको कोला का बिना इंडिया के सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। आप एक टाइम पे एप्पल की बात करो तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, आप एक टाइम पे हार्ले डेविडसन की बात करो चीजें बदल जाएंगी। पर ये ब्रांड्स बड़ी मार्केट नहीं बनाते हैं, बड़ी मार्केट बनाते हैं वो ब्रांड्स जो आप डेली यूज करते हो। आप जिंदगी में कितने एप्पल के आईफोन खरीद लोगे? 2, 3, 4। पर आप कोको कोला कितनी बार खरीदोगे? शायद हर हफ्ते। तो ऐसे ब्रांड्स को बोलते हैं, इन ब्रांड्स के लिए एक नाम होता है, पता है आपको वो नाम क्या है? ऐसे ब्रांड्स को बोलते हैं एफएमसीजी। क्या फुल फॉर्म होती है एफएमसीजी की? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये जो आपको स्टोर्स में सामान पड़ा हुआ मिलता है। और एफएमसीजी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंडिया को दुनिया में कोई बीट ही नहीं कर सकता। आप बोलोगे नहीं भाई, चाइना हमें बीट कर सकता है, चाइना की पॉपुलेशन हमारे बराबर है, चाइना का पर कैपिटा स्पेंडिंग हमसे ज्यादा है। सही बात, पर चाइना क्या है? चाइना एक रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है, और हम क्या है? हम एक फ्री इकोनॉमी है। तो जो चीज आज इंडिया के पास है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है, इंडिया यूएस आपस में प्यार कर सकते हैं, दुश्मनी कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो हम काफी सारी चीजें समझ लेंगे, यूएसए का इलेक्शन भी समझ लेंगे, इंडिया और यूएसए का रिलेशन भी समझ लेंगे, कैसे ट्रंप इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हार्म कर सकता है ये भी समझ लेंगे, और ट्रंप के आने से दुनिया में और जगहों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी समझ लेंगे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें जो हम एक ही बार में आज कर लेते हैं। ठीक, तो कहां कहां फर्क पड़ेगा, कहां कहां हमें चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ट्रंप ने अपनी कंट्री को एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान दिया है। ट्रंप ने अपनी कंट्री को बोला है कि मैं क्या करूंगा ना, मैं तुम लोगों के लिए इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा। ट्रंप ने अपनी कंट्री को प्रॉमिस कर दिया इनकम टैक्स ओवर हो जाएगा अंडर माई रेजीम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।
अगर इंडिया में कोई सरकार बोल दे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अगले दिन से इनकम टैक्स खत्म, कोई नहीं रोक सकता उसको प्राइम मिनिस्टर बनने से। पर ट्रंप ऐसा कैसे करेगा? इनकम टैक्स होता क्या है? अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 15 से 20 से 30 भी कई बार आपको सरकार को दे देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उस कंट्री में रहते हो, सरकार आपको प्रोटेक्शन दे रही है, सरकार आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। लॉजिक होता है इनकम टैक्स का। अमेरिका में इनकम टैक्स रेंज 40 तक भी जाती है, मतलब 100 रुपए अगर कमा रहे हो तो 40% तक भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अमेरिकन परेशान है इनकम टैक्स से, बहुत ज्यादा भी नहीं, पर हाँ परेशान है। ट्रंप कह रहा है मैं तुमसे इनकम टैक्स नहीं लूंगा। उसने लॉजिक भी बताया, कह रहा है इनकम टैक्स क्या होता है? पैसा जिससे हम अपनी कंट्री चलाते हैं। तो पैसा तो और कहीं से भी आ सकता है, कहां से आ सकता है? ट्रंप कह रहा है दुनिया में कोई भी कंट्री जब यूएसए को सामान बेचने की कोशिश करेगी तो मैं उनके प्रोडक्ट्स पे लगा दूंगा टैक्स, जिस टैक्स को ट्रेड लैंग्वेज में बुलाया जाता है टैरिफ। तो ट्रंप का टैरिफ प्लान बड़ा ही डेंजरस है। ट्रंप को एक चीज पता है कि यूएसए के पास एक बड़ी भयंकर पावर है। यूएसए 34 करोड़ लोगों की कंट्री और अच्छा खासा पैसा है यूएसए के लोगों के पास। तो दुनिया का हर बड़ा ब्रांड प्रॉफिट कमाने के लिए यूएसए जरूर जाएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई कॉमन सी चीज ले लेते हैं जो आप लोग डेली बेसिस में कंज्यूम करते रहते हो, जैसे कि एक बर्गर। इंडिया में एक बर्गर कितने से शुरू हो जाता है? अगर आपको सही से ढूंढना है तो 20 रुपए का भी मिल जाएगा, 30 का भी मिल जाएगा, 40 का भी मिल जाएगा, और 100 रुपए का बर्गर तो बड़ी बात होगी। यूएसए में वो शुरू ही कम से कम इंडिया के हिसाब से बताऊं 400 से होगा, और 4000 तक भी यूएसए का बर्गर बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है वहां लोगों के पास पैसा है। आप बोलोगे इससे महंगा बर्गर तो शायद यूके में मिलता होगा, ठीक है, पर यूके के लोग हैं सिर्फ 4 करोड़, यूएसए में 34 करोड़। तो यूएसए में लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो ज्यादा पे करने को भी तैयार है, उनका नंबर भी अच्छा खासा है। तो ट्रंप को एक चीज पता है कि दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमीज मुझे बेचना चाहती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया। हमारा टीसीएस, हमारा विप्रो किसने बनाया? यूएसए ने तो बनाया। और हमने आईटी आज तक बेची किसको? इन्हीं को तो बेची है। बैंगलोर यूएसए की वजह से बना, गुड़गांव यूएसए की वजह से बना, पुणे इनकी वजह से बन रहा है। हमारा आईटी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है यूएसए। तो हम यूएसए से बहुत पैसा कमाते हैं, सिर्फ हम नहीं, बहुत सारी कंट्रीज। ट्रंप कह रहा है ये जो सब लाइन में लगे हुए ना, इन सब के प्रोडक्ट्स में मैं टैक्स लगाऊंगा। वहां से जो एक्स्ट्रा कमाई होगी, उस कमाई की वजह से मैं अपने लोगों से इनकम टैक्स नहीं लूंगा। ये जो उसने स्टेटमेंट दी है, पूरी करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर इसकी वजह से वो पक्का इलेक्शन जीता है। जो इंडियंस यूएस जाना चाहते हैं, जो पुराने चले गए, दोनों लीगल इलीगल, इस पे ट्रंप बहुत ही ज्यादा क्लियर है। या तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, लीगली अगर आ गए हो तो ठीक है, अगर इलीगली आए तो मैं सबको वापस भेजूंगा। क्योंकि ट्रंप चाहता है पहले अमेरिकन को मिले राइट, और अमेरिकन को भी पहले, मतलब जो गोरा है यहाँ का। ऐसा ट्रंप क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो राइटिस्ट है। राइटिस्ट ऐसे ही होते हैं, वो इतने फ्री नहीं होते इन चीजों में। जो बाहर से आगे उनको सिटीजनशिप दे देना, कोई बात नहीं तुम भी रह लो, तुम भी रह लो, ऐसे लेफ्टिस्ट होते हैं। तो दो तरह की विचारधारा होती है, राइटिस्ट विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा। ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से आता है, वो राइटिस्ट विचारधारा को फॉलो करती है। कमला हैरिस जो डेमोक्रेट से आते थे, वो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले थे। तो कमला हैरिस से पहले थे जो बाइडन, वो भी इसी पार्टी के थे। उससे पहले थे बराक ओबामा। इन लोगों ने बहुत सारे कच्चे लोगों को पक्का किया, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को रहने दिया, पर ट्रंप साफ साफ बोल चुका है मैं तो नहीं रहने दूंगा, मैं तो बाहर ही निकाल दूंगा। यही वो प्रेसिडेंट है जिसने यूएस और मेक्सिको के बीच में एक वॉल खड़ी की थी, जिसका नाम था ट्रंप वॉल। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, इंडियंस पता नहीं क्यों खुश हो रहे हैं। वो ट्रेड भी खराब करेगा हमारा, वो हमारे लोगों को H1B वीजा भी नहीं देगा, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तीसरी चीज बहुत बड़ी है, वॉर। एक वॉर ये पक्का खत्म करवा देगा, क्योंकि ये शोर इतना मचा चुका है। एक वॉर ये और खराब करेगा, रशिया और यूक्रेन की वॉर। ट्रंप चाहे तो बिल्कुल रोक सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक, यूक्रेन, तो यूएसए के भरोसे लड़ रहा है। अगर ट्रंप पिछले 2 साल से बोल रहा है मैं वॉर आते ही खत्म कराऊंगा, आते ही खत्म कराऊंगा, तो सबसे बड़ी चीज क्या कर सकता है? वो यूक्रेन की डॉलर की सप्लाई रोक देगा, यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा, वॉर खत्म। पर क्या इजराइल और ईरान वाली वॉर रुकेगी? ये नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप राइटिस्ट है। इंडिया में बीजेपी राइटिस्ट है। राइटिस्ट लोग धर्म पे कैसे होते हैं? स्ट्रिक्ट कि नॉन स्ट्रिक्ट? मतलब ट्रंप क्रिश्चियनिटी पे स्ट्रिक्ट है, और एक क्रिश्चियन इजराइल को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। क्योंकि जिस दिन जीसस क्राइस्ट वापस धरती पे आएंगे, उन्हें एक शहर चाहिए, और वो शहर है जेरूसलम। और वो कहां पर है?
इसराइल में। तो इसराइल वाली वॉर तो भी और बढ़ेगी, या कह लो इसराइल को अलग ही पावर मिलने वाली है। तो इस टाइम पे बहुत खुश कौन है? नेतन्याहू। और बहुत दुखी कौन है? ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की बहुत दुखी है इस टाइम पे, क्योंकि उसको पता सब जाने वाला है मेरे हाथ से। और नेतन्याहू बहुत खुश है कि अब सब कुछ आएगा, अब तो मैं यूएसए को बस बोलूंगा ये भी वेपन भेजना, ये भी वेपन भेजना, वो भेज देंगे। और बहुत चिंता में कौन है? ईरान। पर ईरान का चिंता में होने के पीछे और भी 2-3 कारण है, वो भी बात करते हैं। तो वॉर्स पे क्या होगा, आई होप आप समझ गए। अब ये 4 कंट्री के साथ ना ट्रम्प के आने की वजह से सिचुएशन बदलेगी, हमारी भी इनसे बदलेगी, यूएसए की भी बदलेगी। चाइना, ट्रम्प चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब ट्रम्प आखिरी बार प्रेसिडेंट था, उसने चाइना के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी वॉर शुरू की थी? ट्रेड वॉर। क्या होती है ट्रेड वॉर? जो तुम भेजोगे उस पर मैं टैक्स लगाऊंगा, फिर जब मैं भेजूंगा तुम उस पर टैक्स लगाओगे, तो जब तुम फिर से भेजोगे मैं तो और टैक्स लगाऊंगा। तो ट्रेड वॉर का अंत पता है क्या होता है? दोनों का ट्रेड ही बंद हो जाता है। तो ट्रम्प ने पता है क्या करके दिखाया था? चाइना के बंदरगाहों पे सामान का ढेर लगा हुआ था, पर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सारा जाना था यूएसए, पर यूएसए में सामान ही नहीं बिक रहा था। ट्रम्प ने महंगाई बहुत कर दिया था। तो चाइना इस टाइम पे बिल्कुल खुश नहीं हुआ। इसराइल बहुत खुश, इसराइल में तो लोग खुश हो चुके हैं इस टाइम पे। रशिया खुश है। ट्रम्प ना रशिया को कभी भी एक दुश्मन नहीं मानता। मैं बताता हूं क्यों। रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, और ट्रम्प एक बिजनेसमैन बंदा है। तो बिजनेसमैन बंदा नेचुरल रिसोर्सेज से क्यों ही दूर भागेगा? अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, डेमोक्रेट्स क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली लेते हैं, रिपब्लिकन्स क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है। ये बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही होती है और अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो मतलब जिस कंट्री के पास कच्चा तेल, नेचुरल गैस बहुत है, उससे तो ट्रम्प पंगा नहीं लेगा, या पंगा मतलब उससे रिलेशन खराब नहीं करेगा। पुतिन खुश है। ईरान सबसे ज्यादा दुखी। ट्रम्प ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं आपको बताता हूं क्यों। ट्रम्प से पहले थे बराक, मतलब अभी ट्रम्प आया, इससे पहले जो बाइडेन, उससे पहले फिर से ट्रम्प थे, उससे पहले थे बराक ओबामा। बराक ओबामा ने ईरान को बोला, अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, प्रॉमिस करते हो, तो मैं तुम पे कोई सैंक्शन लगाऊंगा, दुनिया में तेल बेचो, नेचुरल गैस बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने बोला ऐसा नहीं, ऐसी डील साइन करते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे पर बहुत लेट, हम प्रोसेस स्लो कर देते हैं, बदले में तुम सैंक्शन हटा दो। सोचो, ओबामा मान गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसको मीडिया बोलती थी ईरान न्यूक्लियर डील। ओबामा ने साइन करी, ईरान ने तेल बेचा। हम बहुत तेल खरीदते थे ईरान से। ओबामा के टाइम पे हमने ईरान में क्या बनाना शुरू कर दिया था? चाबहार, एक बंदरगाह हमने बनाया ईरान में। पर जैसे ही ट्रम्प आता है, JCPOA कैंसल, ईरान पे दुनिया भर की सैंक्शंस, और ईरान एक बूंद भी तेल नहीं बेच पा रहा। तब से हमको भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, हम अपना चाबहार पोर्ट पे भी नहीं जा सकते। तो ईरान और दुखी होने वाला है कि अब ट्रम्प आ चुका है। एक कंट्री या कह लो एक यूनियन का मैंने फ्लैग नहीं लगाया, यूरोपियन यूनियन बहुत दुखी है। क्यों? यूरोपियन यूनियन को एक चीज पता है कि जब तक यूएसए बैठा है हमें कोई छू भी नहीं सकता, स्पेशली रशिया। ट्रम्प कहता है पैसा दो, इस चीज का पैसा दो तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, नहीं तो नहीं मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो यूरोपियन यूनियन पैसा देना नहीं चाहता, फ्री में सिक्योरिटी चाहता है, ट्रम्प नहीं देगा। यूरोपियन यूनियन बहुत बुरा फंसने वाला है। तो आज सुबह ही यूरोपियन यूनियन की जो 2 सबसे बड़ी कंट्री हैं, जर्मनी और फ्रांस, दोनों के लीडर्स ने आपस में फोन कॉल पे बात करी कि इस पे तो भरोसा कर नहीं सकते, हमें अपनी सिक्योरिटी खुद ही करनी पड़ेगी। ये जाके सर्च करना, इमैनुअल मैक्रोन और ओलाफ स्कॉल्ज ने, दोनों ने बातचीत करी कि भाई अब हमें खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा, अमेरिका की सिक्योरिटी तो लग नहीं रहा अब हमें मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएस इलेक्शंस के बारे में। तो क्या आप में से कोई बता सकता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1776, बिल्कुल 1776। क्या डेट थी? डेट थी 4th of July 1776। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि यूएस को भी इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स से ही मिली थी, पर तब यूएस ऐसा नहीं दिखता था। तब ये यहाँ इतने से एरिया में, बाकी सब तो इन्होंने बाद में अपना बनाया। जैसे टेक्सास मैक्सिको से निकाला था, ये कैलिफोर्निया वगैरह अलग होते थे। तो तब का यूएस और आज का यूएस बहुत अलग है। आज यूएसए में है टोटल 50 स्टेट्स, 50 स्टेट्स, ठीक है। अब इनके इलेक्शन होते भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं आपको दिखाता हूं। एक इलेक्शन होता है जिसको ये बोलते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एक इलेक्शन होता है जिसको ये बोलते हैं सेनेट इलेक्शन, एक होता है उसको बोलते हैं हाउस इलेक्शन, और एक होता है गवर्नर रिजल्ट। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, इतना मुश्किल है नहीं वैसे।
ये ना इनकी राज्यसभा है, ये इनकी लोकसभा है, और ये इनका कुछ यूटी जैसा सिस्टम है। इंडिया में भी ऐसी होता है। एक चीज आप जो देखो, लाल दिखा रहा है ट्रंप को, ब्लू दिखा रहा है कमला हैरिस को, तो लाल की डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है। इस सब को जब जोड़ दिया, इस सब को जब आपने जोड़ दिया, तो आपके सामने बनेगा ये, जो क्लियरली दिख रहा है कि ट्रंप ने बाजी मार ली और वो यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया। क्या काउंटिंग खत्म हुई है? नहीं। यूएसए में पता है काउंटिंग कितना टाइम चलती है? 1 महीना। हम सुबह काउंटिंग करनी शुरू करते हैं, शाम तक खत्म कर देते हैं, दोपहर को रिजल्ट इंडिया में पता लग जाते हैं। ये लोग इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि यूएसए में ईवीएम नहीं चलती, वो आज भी पुराना सिस्टम यूज करते हैं, बैलेट का। हजारों बैलेट तो उनके कई बार मिलते भी नहीं, कहाँ गए पता नहीं। तो उनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अगर मामला कट टू कट होता तो हमें प्रेसिडेंट पता लगाने में शायद 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ता, पर क्योंकि कट टू कट नहीं है, ट्रंप ने मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस कर लिया, इस वजह से अब कमला हैरिस का कोई चांस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट। पहले तो उसने सिर्फ अनाउंस किया, फिर बाद में उसने क्लेम कर लिया कि नहीं मैं ही बनाऊं। उसने अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी, तो उस विक्ट्री स्पीच में उसने साफ साफ बता दिया, अपनी वाइफ को थैंक बोला, ये उसका वाइस प्रेसिडेंट होगा वेंस करके। उसने इलॉन मस्क का नाम लिया। इलॉन मस्क इस टाइम पे सबसे खुश है। उस इंसान को जो पावर मिलने वाली ना, अगर ट्रंप हार जाता तो शायद इलॉन मस्क बहुत दुखी होता, और ट्रंप जीत गया, इलॉन मस्क बहुत खुश है। तो बताओ, मस्क राइटिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है? बहुत पक्का राइटिस्ट है। इलॉन मस्क के कितने बच्चे हैं? बहुत। तो जो राइटिस्ट होते हैं ना, राइटिस्ट वो ऐसे होते हैं। देखो, कहीं ना कहीं राइटिस्ट भी ठीक है कि भाई फैमिली नहीं होगी, सोसाइटी नहीं होगी, तो ये सब करके इसके लिए रहे। पर कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट भी ठीक है कि अगर एक फीमेल नहीं शादी करना चाहती, वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती, वो भी ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होते हैं। आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। हाँ, आपकी विचारधारा किस तरफ की आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे ही पता लग गया कि ट्रंप यूएसए का इलेक्शन ऑलमोस्ट जीत गया है, एक बहुत ही पुराने प्रेसिडेंट, सोचो 1800s में यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम था ग्रोवर क्लीवलैंड। इनका नाम बहुत ज्यादा डिस्कस करना शुरू हो गया। क्यों? एक इंसान ये, एक इंसान ट्रंप। 1776 से आज तक एक चीज है जो आज तक सिर्फ ये दो ही कर पाए। क्या इसको बोलते हैं? नॉन कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंसी। मतलब ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे 85 से 89 तक, और एक इंसान यूएसए में प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है? 2 बार। और एक टर्म कितने साल की होती है? 4 साल। तो इनको 89 से 93 तक बनना चाहिए था, पर ये इलेक्शन हार गए। कोई बात नहीं, फिर अगले 4 साल के लिए इन्होंने ट्राई किया, तो अगली बार फिर बन गए। तो मतलब इनकी प्रेसिडेंसी लगातार नहीं थी। क्या बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी 8 साल की लगातार थी? बिल्कुल। 2008 से 12, 12 से 16, 16 के बाद ट्रंप आ गया। ट्रंप के साथ भी यही हुआ। 16 में जीता, 20 तक बना, 20 में हारा, 24 तक नहीं बन पाया, अभी 24 में जीत के 28 तक बनेगा। तो आज तक यूएसए में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है कि एक प्रेसिडेंट ने नॉन कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स करी है, बीच में उसको वो जीत नहीं पाया एक बार। ठीक है, ठीक है। सोचो, इंडिया की शेयर मार्केट इस बार दिवाली में गिर रही थी। दिवाली नहीं उठाया पाया हमारी शेयर मार्केट, पर किसने उठा दिया? ट्रंप की विक्ट्री ने। अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता है तो उसको पता होगा लास्ट 2 दिन में क्या चढ़ी है। पिछले 2 हफ्तों की गिरावट को पूरा कर दिया लास्ट 2 दिन में। क्यों? पता नहीं, कोई भी नहीं जानता। बस इंडियंस को ट्रंप चाहिए था। हाँ, एक रीजन मैं आपको बता सकता हूं क्या हो सकता है। बीजेपी कैसी विचारधारा वाली पार्टी है? राइटिस्ट। रिपब्लिकन भी राइटिस्ट है, तो दोनों की मैचिंग अच्छी होगी। कहीं ना कहीं जो इस टाइम पे कनाडा में हो रहा है, उसको ट्रंप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन चीजों को भी सपोर्ट नहीं करेगा। डेमोक्रेट्स तो बोल देते थे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो ये सब बोल सकते हैं। ट्रंप कभी नहीं करेगा। तो जस्टिन ट्रूडो भी खुश नहीं होगा, बिल्कुल खुश नहीं होगा। एक तो ये कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज एकदम से चढ़ा, और चढ़ ही रहा है। कल से जब से रिजल्ट आना शुरू हुआ सिर्फ चढ़ रहा है। सोचो, इस बार इंडिया का लोकसभा का रिजल्ट आया, गिरा था ये, और यूएसए का रिजल्ट आया, चढ़ रहा है। दूसरा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश है। आपको याद होगा, ये नमस्ते ट्रंप की फोटो है जब ट्रंप आया था गुजरात, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर टेक्सास गए थे, तो हुआ था हाउडी मोदी इवेंट। ऐसा कोई इवेंट नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन में कभी भी नहीं हुआ, ट्रंप के साथ हुए थे। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर इसलिए खुश हैं कि चलो, पहले भी मैं इस बंदे के साथ डील कर चुका हूँ। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, थोड़े दिन पहले ट्रंप की एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे। वो किसी पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, तो कहता कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा इंसान है
कि आपको लगेगा कि भाई मेरा कोई फादर का दोस्त आया, अच्छा इंसान, पर कहता जब उसको गुस्सा चढ़ता है, ये ट्रम्प ने बोला, आप खुद जाके सर्च करना, कहता जब उसको गुस्सा चढ़ता है वो बड़ा डेंजरस बंदा बन जाता है। तो जो पॉडकास्ट वाला बंदा था बोलता कि क्यों, ऐसा कैसे? कहता कि क्या हुआ ना, एक बार ना इंडिया को एक कंट्री थ्रेट कर रही थी, उसने बोला नहीं, वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था। तो कहता कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया कि मैं संभालता हूँ इनको, मैंने बड़ा संभाला हुआ है। तो कहता नरेंद्र मोदी मुझे बोलता है ना, मैं ही संभाल लूंगा, हम कई 100 साल से हरा रहे हैं, एक और बार हरा के दिखाता हूं तुम्हें। तो क्यों आप किसी और लीडर के बारे में ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि एक तरह से आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे मौका मिलेगा मैं तेरी तारीफ करूंगा, तुझे मौका मिले तो मेरी तारीफ करना। तो ये दो कारण दिख रहे हैं, पर अब मैं आपको एक्चुअल रीजन दिखाता हूं कि कैसे ट्रंप बुरा हाल करेगा इंडिया का। जो मैंने आपको भी बताया कि इनकम टैक्स खत्म करना चाहता है, ट्रंप प्रपोजेस एलिमिनेटिंग द इनकम टैक्स। हियर्स व्हाट एक्सपर्ट्स थिंक। इंडिया में क्या होता है, आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़ा कुछ बोल दो, बाद में पूरा करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। यूएसए में वो इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर यूएसए में आपने इलेक्शन प्रॉमिस पूरा नहीं किया ना, तो आपके ऊपर बात नहीं आती, आपकी पार्टी के ऊपर बात आती है। 1776 से यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं, 250 साल से यूएसए में सिर्फ दो ही पार्टी सरकार बनाती है, या रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स, तीसरी पार्टी आती ही नहीं है। अगर आप मैनिफेस्टो में लिख के बाद में पूरा ना करो तो आप तो चले जाओगे, आपकी पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा, तो वहां ना पूरा करना पड़ता है। तो ट्रंप या तो इनकम टैक्स खत्म करेगा या उसको बहुत बुरी तरह से गिरा देगा, ठीक है। ऐसा वो कैसे करेगा? क्योंकि उसको पता है दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज यूएसए को बेच के पैसा कमाती है। मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं, आप देखो, ये वो लिस्ट है टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया। जहां जहां आपको दिख रहा है लाल, वहां वहां हम एक ट्रेड डेफिसिट में, जहां जहां दिख रहा है आपको लाल, वहां वहां हम एक ट्रेड डेफिसिट में, जहां जहां दिख रहा है आपको ग्रीन, वहां वहां हम एक ट्रेड सरप्लस में। इसका मतलब क्या होता है? चाइना को हम बेचते हैं $16.66 बिलियन का, और चाइना से खरीदते हैं 101.75 बिलियन का। ये हमारे लिए नुकसान है, ये हमारे लिए फायदा है। तो ओवरऑल नुकसान देखो चाइना के साथ। रशिया से हम रशिया को बेचते सिर्फ $4.26 बिलियन, खरीदते देखो कितना है, $6.61.43। कितना भयंकर नुकसान खा रहे हैं हम लोग। अगर हमको कहीं फायदा हो रहा है यूएस, आप बोलोगे ईयू के साथ भी तो हो रहा है, तो ईयू कौन सा एक कंट्री है, सबकी अपनी अपनी अप्रोच है, आपकी सबको थोड़ा ना मना सकते। आप फ्रांस के साथ बात कर सकते हो, जर्मनी के साथ, पर यहां तो यूएस एक कंट्री है। और ऐसा फायदा हमको और आगे जाके कहां देखने को मिलता है? नीदरलैंड्स में। पर पता है क्यों? क्योंकि नीदरलैंड हमसे डीजल खरीद रहा है, और वो डीजल कहां से आ रहा है? जो रशिया से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। जैसी वॉर सॉल्व होगी, रशिया का कच्चा तेल दुनिया में जाएगा, महंगा होगा, रशिया से सस्ता कच्चा तेल हमें नहीं आएगा, हमारे यहाँ से सस्ता डीजल नीदरलैंड को नहीं जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। पर ये कहीं नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में कोई ऐसी आइटम नहीं जा रही है कि बस अभी चलेगी कल को नहीं जाएगी। ये एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आईटी है, ये जाता ही रहेगा। ट्रंप ना ये खत्म करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप को क्या दिख रहा है कि ये मुझे बेचते इतना और मुझसे खरीदते हैं इतना। तो जो इसका प्लान है इनकम टैक्स खत्म करना, अलग से टैरिफ लगाना, तो उसमें इंडिया पिटेगा ही पिटेगा, चाइना पिटेगा ही पिटेगा। जो कंट्रीज यूएसए को बेचकर बहुत पैसा कमाती हैं, उनका तो इसने बुरा हाल करना ही करना है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत लॉजिकली अगर देखो तो समझ नहीं लग रहा कि ट्रंप के आने से क्या फायदा होगा, या कमला हैरिस के आने से क्या नुकसान हो जाता। शुरू में इंडियंस को लगा था कि भाई कमला हैरिस है अपनी इंडियन रीजन की, मदर उसकी आंध्रा रीजन से थी, ठीक है, शायद वो इंडिया के लिए सोचेगी। पर उसने अपने कैंपेनिंग में बहुत क्लियर कर दिया कि वो अपनी इंडियन रूट्स को इतना भी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देती। तो चलो ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंडिया को हार्म करने लग जाती। हाँ, उसकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके लिए इंडिया ठीक ठीक सही है, बहुत ज्यादा भी रिलेशन नहीं रखते। पर इसके आने से इंडिया को बहुत, क्योंकि इंडियन अमेरिकन ने इसको वोट किया, इंडिया के सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं ट्रंप को वोट किया। जब इंडिया में ट्विटर पे वो होता था कि कौन जीतेगा, लोग इसी को वोट करते थे। पर पता नहीं क्यों, एक रीजन और पता है क्या हो सकता है? 10 साल से आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जिसमें लगातार राइटी सरकार रही, बीजेपी, उसने राष्ट्रवाद, धर्म, ये सब आपके दिमाग में बहुत डाल दिया। तो अब आप राइटिस्ट हो गए हो, तो आपको वहां के राइटिस्ट लोग भी अच्छे लगने शुरू हो गए, ये एक रीजन हो सकता है। पर ऑन ग्राउंड कोई बहुत बड़ा दिख नहीं रहा कारण कि क्यों इंडिया को ट्रंप के आने से फायदा होगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर लिखा है, हमारा ओवरऑल दुनिया को एक्सपोर्ट,
हमारा ओवरऑल दुनिया से इंपोर्ट, हमारा ओवरऑल दुनिया के साथ ट्रेड 1 साल का, और हमारा ओवरऑल दुनिया से डेफिसिट। ये डेफिसिट सिर्फ एक चीज से बदल जाएगा अगर हम बाहर से एनर्जी मंगवाना बंद कर दें। कच्चा तेल मंगवाना बंद कर दो, नेचुरल गैस मंगवाना बंद कर दो, ये सब खत्म हो जाएगा। यहां पर आपको देखने में लगेगा कि शायद हम तो कुछ बेच ही नहीं रहे दुनिया को, पर यहां से देखो नहीं, ऐसा नहीं है, हम काफी बेच रहे हैं। सॉरी, यहां से देखो, मंगवा भी बहुत रहे पर बेच भी बहुत रहे। तो बस कच्चा तेल सॉल्व हो जाए ना अगर, या नेचुरल गैस सॉल्व हो जाए। देखो, जिस दिन कच्चा तेल नेचुरल गैस खत्म, यूए खत्म। चलो यूए के साथ और भी सामान है, यूए को हम बेचते भी ठीक है। जिस दिन एनर्जी का ट्रेड खत्म इंडिया का, रशिया खत्म, सऊदी खत्म, इराक खत्म, थोड़ा बहुत नीदरलैंड्स भी खत्म, बहुत फायदा होगा हमें। तो इस वजह से एक क्रूड ऑयल है जो हमें यहाँ नीचे खींच रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे ओवरऑल इंडिया और दुनिया का जो ट्रेड होता है उसमें इंडिया डेफिसिट में है कि सरप्लस में, तो अभी के लिए तो हम डेफिसिट में, और डेफिसिट भी ठीक ठाक है, $122 बिलियन का। ठीक है, एक और चीज जिसकी वजह से इंडिया और यूएसए का रोमांस चलता ही रहता है, ये है डिफेंस। उनको डिफेंस बेचना है, हमें डिफेंस खरीदना है। ये भी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं जाने वाली। सबसे लेटेस्ट इंडिया ने एक टेंडर निकाला है कि हमको 114 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। आपको पता है एक फाइटर एयरक्राफ्ट कितने का आता है? एक ही कई बार 100 करोड़ का पड़ता है, हमको सीधे 114 चाहिए। तो यूएस की कंपनीज तो पागल होगी। 114 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने का मतलब है फाइटर एयरक्राफ्ट भी तुम बेचोगे, उसके वेपन भी तुम बेचोगे, उसके सर्विस भी तुम नहीं दोगे। बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो ट्रंप बिल्कुल जोर लगा देगा कि मुझे मिले। आप कहोगे भाई ऐसा नहीं करेगा। देखो ये फोटो हाउडी मोदी इवेंट की है। ट्रंप इंडिया क्यों आया था? गुजरात में गया, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, वहां इतना बड़ा इवेंट हुआ। अभी तो स्टेडियम तैयार भी नहीं हुआ था। जैसे मान लो आपको किसी की शादी में बुलाया, आप थोड़ा जल्दी चले गए, अभी तो टेंट लग रहे थे, पर आपके लिए आगे वो भागे भागे कि भाई आया गेस्ट। अभी तो स्टेडियम रेडी भी नहीं हुआ था, पर इसके लिए थोड़ा बहुत कर दिया। पता है क्यों आया था? आया तो इसलिए था क्योंकि इलेक्शन थे 2020 के, इसने थोड़ा सा अपना नाम करना था। पर ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैं इलेक्शन के लिए जा रहा हूं। तो इसने पता क्या बोला? इसने बोला कि ना इंडिया ना हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, तो मैं वो बेचने के लिए जा रहा हूं। तो किसी तरह से इन्होंने इस मीटिंग में एक हेलीकॉप्टर डील भी साइन कर दी थी। छोटी सी डील थी, 10-15 हेलीकॉप्टर थे। 114 फाइटर एयरक्राफ्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ट्रंप अपनी सारी सरकारी कंपनियों को, डिफेंस कंपनियों को खुश कर देगा। सबसे बड़ी जो दुनिया में कंपनी है फाइटर एयरक्राफ्ट की, उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। F-16, सारे F-18 सब वही बनाती है। अभी तक तो लॉकहीड मार्टिन रेस में पीछे चल रही थी 114 वाली डील में, शायद उसका नाम मिलता। ट्रंप के आने से वो डील बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वो अब डील जो है शायद यूएसए की तरफ घूम भी जाए। बहुत सारे यूएस के ब्रांड्स हैं जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, जैसे हार्ले डेविडसन, जैसे जनरल मोटर, शेवरले वगैरह। ट्रंप उनको वापस लाने की कोशिश करें। ट्रंप बोलेगा मुझे एक्सेस ज्यादा चाहिए तुम्हारी, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अगर सोचूं तो तुम मेरे लिए नहीं सोचो। तो कहीं ना ट्रंप के आने से इतने फायदे नहीं दिख रहे, नुकसान थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया और यूएसए के बीच में आज ट्रेड मैक्सिमम हो क्या रहा है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया, यूएसए से इंडिया क्या आ रहा है? एयरक्राफ्ट पार्ट्स। हम लोग यूएसए से भी बहुत सारा कच्चा तेल खरीदते हैं, पेट्रोलियम गैस हम बहुत खरीदते हैं। यूएसए इस चीज को मानता नहीं, पर वो भी दुनिया में बहुत बेचता है। इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया, ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया, मतलब यूएसए से इंडिया। इंपोर्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू इंडिया, मतलब ये इंडिया बेच रहा है, ये, हाँ ठीक है। देखो इंडिया क्या बेचता है यूएसए को? बासमती तो हम दुनिया में हर जगह ही बेचते हैं, बाकी हम टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव बहुत बेचते हैं। और इंडिया आजकल यूएसए को बहुत ज्यादा क्या बेच रहा है? हम ना यूएसए को पेट्रोल और डीजल बहुत बेचते हैं। लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि इंडिया के पास पेट्रोल और डीजल कहां से आ रहा है। इंडिया के पास पेट्रोल और डीजल नहीं आ रहा है, इंडिया के पास रशिया से आ रहा है सस्ता क्रूड ऑयल। हम उस क्रूड ऑयल को अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं, उसके बाद पेट्रोल और डीजल बनाकर चाहे यूएसए को बेच दो, चाहे नीदरलैंड्स को बेच दो। इनको भी सबको पता है, साफ साफ सबको पता है कि इंडिया ने जो पेट्रोल और डीजल बनाया है ये रशियन कच्चे तेल से बनाया है। पर ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं रिफाइन होने के बाद तो चेंज हो गया ना सब कुछ, रिफाइन होने के बाद थोड़ा ना माना जाएगा। और हमसे खरीद भी रहे क्योंकि सस्ता तो इनको भी पड़ रहा है। ट्रंप ना इस चीज में बड़ा तेज है क्योंकि बिजनेसमैन है, उसको पता है रशिया के साथ बेफालतू को पंगा लेके कुछ नहीं होने वाला।
क्यों रशिया के साथ में पंगा लेकर इंडिया से महंगा, तो ये हमको नुकसान पक्का करेगा। अब इसको कैसे कंपनसेट करवाया जाता है वो इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। फाइनल चीज डिफेंस। मैंने आपको बताया डिफेंस ही वो चीज है, वो कड़ी है जो यूएस और इंडिया के रिलेशंस को बिल्कुल टूटने से बचा लेती है। हमारे पास जितना भी वेपन है, जब से इंडिपेंडेंस से जितना भी वेपन लिया है, आज भी उसका 70% सोवियट्स या रशियन मेड है। पर लास्ट 10 साल में हमने रशिया के साथ कोई बहुत बड़ी डील ही नहीं करी। एक S-400 की डील करी बस। पर लास्ट 10 साल में हमने अमेरिका से क्या खरीदा, बहुत लंबी लिस्ट है। हमने उनसे खरीदे शिनूक, हमने उनसे खरीदे अपाचे, हमने उनसे खरीदे ग्लोब मास्टर्स। क्या होता है शिनूक? वो 2 रोटर वाला हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ में भी बहुत उड़ता रहता है। अपाचे क्या होता है? वो अटैक हेलीकॉप्टर आता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे। ग्लोब मास्टर क्या है? दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो हमने यूएसए के साथ बहुत, इसके अलावा छोटी मोटी डील्स तो बहुत है। ये ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में डिफेंस में साइन हुए हैं, और इनमें से बहुत सारे ट्रम्प के दौरान ही साइन हुए हैं। तो डिफेंस ना एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं पूरा रिलेशन कभी भी नहीं टूटने देती। ये तो पुराना था जेस्मो, ये तो बिल्कुल, मैंने आपको क्या बताया था कि चीजें एकदम से बदली कब इंडिया और यूएसए के बीच में, कारगिल के बाद। तो उसके बाद जब थोड़ा अच्छा मोशन बना तब साइन किया था, बहुत बेसिक था। लेमोआ क्या था? बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म हो रही थी, ट्रम्प की प्रेसिडेंसी आ रही थी, तब साइन किया था। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, मतलब हम चाहे तो हम उनके मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं, वो चाहे तो वो हमारे मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं। अच्छा एग्रीमेंट था। कॉम कासा क्या था? अमेरिका ने इंडिया को बोला कि तुम्हारी फोर्सेस आपस में जो बातचीत करती हैं वो तो बहुत इजीली लीक हो सकती है, तो क्यों ना तुम ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करो जिससे इस बातचीत को बहुत सिक्योर बना दिया जाए। तो इंडिया ने बोला कि हमें तो बनाने में टाइम लगा। अमेरिका ने बोला कोई बात नहीं, हमसे ले लो, हम बना के देते हैं। इससे हमारा आपस में जो कम्युनिकेशन था, इंडियन फोर्सेज जो आपस में बात कर रही है, इंडियन फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज जो आपस में बात कर रही है, बहुत सिक्योर हुई। बेका क्या है? ये कहता है कि यूएसए के पास जो भी सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है यूएस इंडिया को दे देगा। अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो यूएस इंडिया को दे देगा। तो अगले 4 साल जो ट्रम्प के होंगे इन डिफेंस एग्रीमेंट्स में, आपको 1-2 एग्रीमेंट्स और पक्का बढ़े हुए दिखेंगे। तो क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया। इस बार ट्रम्प कोई ऐसा नहीं जीता कि भाई बिल्कुल पॉइंटों से, कुछ लोगों ने वोट किया कुछ लोगों ने वोट नहीं किया। इस बार ट्रम्प बिल्कुल अच्छी मेजोरिटी से जीता है। शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रोजेक्ट 2025। ट्रम्प के सपोर्टर्स ने ना अमेरिका में एक चीज शुरू की थी, प्रोजेक्ट 2025। मतलब वो कह रहे थे 2024 में ट्रम्प इलेक्शन जीत जाएगा, ऑफिशियली तो प्रेसिडेंट बनेगा जनवरी 2025 में, उसके बाद हम अमेरिका को पूरा ही बदल लेंगे। आज जो अमेरिका की सोसाइटी टूट गई है, लोग शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं करना चाहते, धर्म में विश्वास उठ गया, सब वापस से लेकर आएंगे। जो भी ऐसे सरकारी ऑफिशियल्स होंगे जो ट्रम्प को लेकर लॉयल नहीं, निकाल दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट 2025 के बारे में जब ट्रम्प से पूछा, उसने बोला मुझे नहीं पता, पर बहुत सारी रैलीज में उसने इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट 2025 की खुद भी बात करी। तो यूएस अपने एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। या तो यूएस बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगा या कुछ भी नहीं होगा। इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूएस के साथ रहता है, अलग रहता है, ये अब देखने वाली चीज होगी। कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो प्लीज पूछ लो। इस रिलेशन को जितना ज्यादा मैं आपको समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी। बहुत नुकसान होगा। आपको एक चीज समझाऊं, समझोगे आप? समझना, ठीक है? चाइना की कंपनी है, वो कोई चीज बनाती है $1 की, वही सेम चीज यूएसए की कंपनी बनाती है $2 की। ऐसा कैसे? चाइना में सस्ता बन जाता ना, मास प्रोडक्शन करता। यूएसए के स्टोर में ये दोनों आइटमें पड़ी हैं, $1 वाली चाइनीज, $2 वाली अमेरिकन। यूएसए का बंदा क्या खरीदेगा? ऑफ कोर्स चाइनीज। कोई भी दुनिया में आपके पास जितना मर्जी पैसा होगा, कोई चीज आधे रेट में मिल गई आप लोगे, पागल थोड़ा ना आपकी भाई वो दूसरी ले लोगे। ट्रम्प क्या बोल रहा है कि चाइना वाली पे मैं अलग से क्या लगाऊंगा? टैरिफ। तो मान लो उसने 50 सेंट्स का टैरिफ लगा के इसको कर दिया $1.5। ठीक है, ठीक है भाई, अमेरिका चाइना ने दे दिया 1.5, जो भी वो 50-60 सेंट मांग रहा दे दिया उसको। अब आप क्या खरीदोगे? अब आप शायद ये भी खरीद लो, क्योंकि थोड़ा तो आपके मन में चाइना को लेकर है ही है। इतना भी थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर भी है।
अगर सिर्फ 10 रुपए के दाम पे फर्क हो इंडिया और चाइना की चीज पे, कोई चीज मान लो 210 रुपए की इंडियन है, 200 रुपए की चाइनीज है, शायद आप इंडियन खरीद लो, इतना तो फर्क आ जाएगा। तो ये जो कर रहा है उससे ऐसा नहीं होगा कि चाइना की आइटमें बिकनी ही बंद हो जाएंगी या दुनिया भर की आइटमें अमेरिका में बिकनी कम हो जाएंगी। अगर वो बिकनी कम होगी तो टैरिफ किस पे लगाएगा? आप लॉजिक समझ रहे हो? आज तो वो चीजें इसलिए बिक रही है ना क्योंकि सस्ती हैं, ये टैरिफ लगा के महंगी कर देगा, तो महंगी करेगा तो शायद ना बिके या कम बिके। अगर चीजें बिकेंगी ही कम तो टैरिफ किस पे लगाएगा? तो तब इसको इनकम टैक्स वापस लेके आना पड़ेगा। पर ये तो प्रॉमिस कर चुका है इलेक्शन में, तो इसके साथ वही होगी जो आम आदमी पार्टी के साथ हुई थी, फंस जाएगा बहुत बुरा। ये कांग्रेस के साथ हिमाचल में हुई थी, फंस गए ना बहुत बुरा। तो इसका जो प्लान है इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि जब तुम अलग से टैरिफ लगाओगे इन दी एंड चीज महंगी होगी कस्टमर के लिए, और कस्टमर महंगी चीज लेता ही नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप देख रहे हो कि चाइना वाली आइटम $1 की थी और अब $1.5 की होगी और आप इस कंपनी के मालिक हो, तो क्या आप ये $2 से $1.25 पे ले आओगे? ऑफकोर्स लेकर आओगे। आप इस डिफरेंस को और कम कर दोगे, थोड़ा प्रॉफिट कोई बात नहीं, जाता है जाए, पर आप एक चीज मेक श्योर करोगे ये तोड़ दूं मैं पूरा। आप समझ रहे हो? तो ये जो कर रहा है ना, इससे इन दी एंड शायद यूएसए में आने वाला सामान ही कम हो जाए। कंपनीज और कुछ लॉजिक लगाएंगी, जैसे इंडिया की कोई कंपनी क्या सोच सकती है कि क्यों ना मैं यूएसए में प्लांट लगा दूं, फिर तो नहीं मुझ पर टैरिफ लगा सकता ट्रम्प। आप समझ रहे हो? पर उसकी वजह से वो आइटम यूएस में बनने के बावजूद बहुत महंगी भी होगी और ट्रम्प को उस पर टैरिफ भी नहीं मिलेगा और यूएसए में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो फाइनेंशियली जिस रास्ते चल पड़ा है, ये कितना इसको लंबे टाइम तक खींच पाएगा पता नहीं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च कर दिया, तो उसने सोच के कुछ किया हो तो पता नहीं इस चीज का। देखो ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। कई बार ना कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, 1-2 साल भी ठीक चल जाती हैं, पर लॉन्ग रन में वो कैसे चलेंगी पता नहीं। अनअकैडमी को कोविड में बच्चा मिला बहुत ज्यादा, सबको पता था कोविड के बाद नहीं मिलेगा, पर अनअकैडमी ने उस टाइम पे वो बात सुनी थोड़ी ना। उनको भी तो पता ही था कि ये कोविड से आया हुआ बच्चा है, जब वापस से सब कुछ ऑफलाइन खुलेगा तो ये जाएगा। पर अनअकैडमी ने क्या किया? दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स उठा ली, हर महंगे टीचर को बोला पैसा कितना चाहिए मुझे बताओ। ऑनलाइन एजुकेशन में इतना पैसा था नहीं जितना उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, और आज बहुत बुरा हाल है। तो क्या उन्होंने सोचा नहीं था? क्या रविचंद्रन बाइजू ने सोचा नहीं था उस टाइम पे? कई बार नहीं सोच बंदा लॉन्ग टर्म की रख पाता। ये चीज तो सब, ये तो एक बेसिक इंसान भी बता सकता है ना कि कोविड खत्म होने के बाद बच्चे ने जाना है वापस। ये तो सबको ही पता है, उसने स्कूल भी जाना है, उसने सब कुछ करना है। तब थोड़ी ना तुम्हारे एडुटेक्स इतना कोई पढ़ेगा। आज अगर आकाश में बच्चा भरा हुआ दिख रहा है तो ये बच्चा ऑनलाइन तो नहीं पढ़ता, ऑफलाइन पढ़ता। तो मतलब ये किसका बच्चा था? ये अनअकैडमी बाइजूस का बच्चा था, और वो तो आकाश में बैठा है। तो सब कुछ उनके सामने हो रहा था, फिर भी गलती कर गए। और आज जो बाइजूस एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म था, आज वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एडटेक प्लेटफॉर्म। उनको समझ नहीं लग रहा करना क्या। सोचो, ये बाइजूस, इसने इंडिया की टीम को स्पॉन्सर किया हुआ, आपने देखा जर्सी पे होता था, आज कहीं भी नहीं है। 34 में इनका ऑफिस तो तरफ दिखता ही नहीं, कहाँ गया। कहते हैं कि इंडिया की टीम को जो स्पॉन्सर करे ना, क्रिकेट टीम को, वो कंपनी खत्म हो जाती है। सही बात है। सहारा था बहुत बड़ा स्पॉन्सर, बेचारी कंपनी खत्म हो गई, पर वो यहाँ है, छाती में नहीं है। सहारा, ड्रीम 11 याद है आपको? सरकार ने 28% टैक्स लगा दिया। सहारा, ड्रीम 11, एमपीएल, बाइजूस, और एक टाइम पे एक पुरानी इंडिया में एयरलाइन होती थी सहारा से ही पहले, बहुत पहले होती थी, वो भी खत्म। 5 कंपनियां डूब चुकी हैं आज तक जिन्होंने स्पॉन्सर करने की कोशिश करी टीम इंडिया। आजकल कौन है स्पॉन्सर? अभी कोई नहीं, खाली पड़ी है। आपने देखा हर मार्केट में एक दुकान होती है, बड़े से बड़ा ब्रांड आ जाए वो नहीं चलती। इंडिया की जर्सी वही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, ये तो चलो लोगों ने एक बात निकाल ली, पर बाइजूस का बहुत बुरा हाल है। आपको पता है थोड़े दिन पहले बाइजूस ने किसको हायर किया था अपना ब्रांड एम्बेसडर? मेसी को। बाइजूस का ब्रांड एम्बेसडर मेसी भी रह चुका है, और सोचो आज बाइजूस कहीं भी नहीं दिख रहा। तो इसको बोलते हैं बस्टिंग ऑफ बबल। बाइजूस ने, अनअकैडमी ने अपने इन्वेस्टर्स को कहा बच्चा देखो कितना बच्चा है हमारे पास, कितना बच्चा है। उन्होंने एक बबल क्रिएट किया, एक ना एक दिन वो बबल फटना था और वो फट गया। अब ये लोग बेचारे देख रहे हैं ऑफलाइन सेंटर बनाए या ना बनाए, पर इतना कुछ हो नहीं पा रहा है इनसे। और इनके बीच में से फिजिक्स वाला निकल के चला गया और बहुत बढ़िया अपना एम्पायर बना लिया, पर बबल उसका भी है।
क्योंकि जब आप इतना बड़ा ब्रांड बनाओ खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, पर क्या आप इतना कमा सकते हो? शायद नहीं। सब कह रहे थे एलन का टाइम खत्म, आकाश का टाइम खत्म, एलन आकाश भरे पड़े इस टाइम पे। तो बबल बर्स्ट हुआ और वापस से करेक्शन आई मार्केट में। ठीक है, और कुछ? चलो ठीक है, तो मुझे लगा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करा देते हैं। मिलेंगे हम कल। एसबीआई का क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। सर वो अभी वैसे दिवाली के टाइम पे आपने बताया था ये जो सीजन का टाइम होता है उसमें से एसबीआई बहुत इन्वेस्ट करता है इंडियन मार्केट में, बट अभी अक्टूबर में सबसे बिल्कुल। बड़ा विड्रॉ। सीजन के टाइम पे इकॉनमी ऊपर होती है, पर इस बार इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हुई नहीं अच्छी। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में एफपीआई आने की बजाय जा रहा है। क्या होता है एफपीआई? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये कैसे आता है? ये शॉर्ट टर्म में आता है। अगर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो इनको कुछ बेटर मिला इंडिया से। क्या बेटर मिला? चाइना। क्यों? चाइना की इकॉनमी बहुत टाइम से अच्छा नहीं चल रही थी, तो चाइना ने एकदम से अपना रेपो रेट बहुत बुरी तरह से गिराया है। रेपो रेट गिराने का मतलब क्या है? चाइना के बैंक सस्ता लोन देने को तैयार है। अगर चाइना के बैंक सस्ता लोन देंगे तो चाइना में जीडीपी ग्रोथ आएगी। बहुत लंबे टाइम के लिए ना है, छोटे टाइम के लिए तो आएगी। तो एफपीआई वहां भाग गया। पर क्या ये वहां का होकर रह गया? ये कहीं का होकर नहीं रहता। अब ट्रम्प के आने की वजह से थोड़ा सा फायदा दिखा है, एक दो बड़ी डील साइन होगी, शायद थोड़ा बहुत और फायदा दिखेगा, ये फिर भाग कर आएगा। पर इस बार की दिवाली में शेयर मार्केट भी बहुत ऊपर नहीं जा पाई और इन्वेस्टमेंट्स भी डाउन थी। तो ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर की ग्रोथ पिछले क्वार्टर से शायद बहुत बढ़िया ना हो, पर इसके अगला क्वार्टर अपने आप ही, इसको बोलते हैं, देखो एक ना वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में, ये ऑफिशियल वर्ड नहीं, अनऑफिशियल वर्ड, इसको बोलते हैं करेक्शन। मैं आपको बताता हूँ। करेक्शन का मतलब होता है कि भाई इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत तेजी से खेल रही है, पहले दो बंदे आए, उन्होंने मारे 50-50 रन, तो आपने बोला आज तो T20 है, आपने बोला आज तो 250 पार होगा। तीसरे और चौथी विकेट पे स्लो होगी गेम, तो आप क्या करते हो? आप अपने प्रोजेक्शन को करेक्ट करते हो कि 250 नहीं, शायद 220 ही बनेंगे, और कुछ विकेटें गिर रही हैं, आप फिर करेक्ट करते हो कि 220 नहीं, शायद 180 बन पाएंगे। ऐसे ही शेयर मार्केट भी अपने आप को करेक्ट करती है। कई बार मार्केट अपने आप को करेक्ट करती रहती है कि नहीं, अब की सिचुएशन के हिसाब से शायद ऐसा, अब के हिसाब से ऐसा। ठीक है, तो अभी ना मार्केट करेक्ट हो रही है। जैसे इंडिया की शेयर मार्केट गिरी, अब थोड़ा स्टेबल हुई, एक बार करेक्ट हो चुकी है, करेक्ट होकर फिर चढ़ती है। फिर जब सबको लगता है ना बहुत पैसा आ गया मार्केट में, भाई इतनी ज्यादा होना ही चाहिए, फिर गिरती है, फिर करेक्ट होती है। जैसे अभी आईपीओ आ गया स्विगी का, पता है आपको, बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है, तो उसके बाद मार्केट एकदम से फिर से करेक्ट करेगी अपने आप को। ये आप देखते हैं ना, आप सब कहते हैं इंडिया की शेयर मार्केट चढ़ रही है, पर ग्राफ सिर्फ ऐसा नहीं होता। ग्राफ ऐसा नहीं होता, ग्राफ होता है ऐसा। इन दी एंड आपको दिख रहा है वो ऊपर जा रही है, पर बीच में गिर भी रही है। इसको बोलते हैं करेक्शंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो ये कई बार करेक्शन होती है मार्केट। ठीक है, और कुछ? चलो कल हम करेंगे एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चंस है कल करने वाले, तो सारे क्वेश्चंस को खत्म करने की कोशिश करें।